नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज देश मना रहा 76वां संविधान दिवस। संसद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति ने 9 भाषाओं में जारी किया संविधान, तो पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। सुसाइड बॉम्बर उमर को शरण देने वाला मददगार शोएब फरीदाबाद से गिरफ्तार। शोएब निकला अल-फलाह यूनिवर्सिटी का वार्ड बॉय। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हुई अहम सुनवाई। चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया जवाब। साथ ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर विपक्ष की गंदी राजनीति की खोली पोल। लालू परिवार को खाली करना होगा 10 सर्कुलर वाला राबड़ी आवास। सरकार ने भेजा नोटिस। नोटिस से हड़कंप। भड़की आरजेडी। रोहिणी तेज प्रताप ने कसा तंज। शेख हसीना के समर्थकों का बड़ा ऐलान। फांसी की सजा के खिलाफ बांग्लादेश घेराव करेगी आवामी लीग। 30 नवंबर को मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संविधान दिवस की। देश भर में आज 76वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज के इस खास मौके पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल, जिसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, वहां एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति ने की। उनके साथ मंच पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय और किरण रिजिजू एक साथ एक मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने संविधान को 9 नई भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में जारी किया। अब अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले लोग अपने संविधान को अपनी मातृभाषा में भी पढ़ सकेंगे। इससे लोकतांत्रिक समझ और मजबूत होगी। खास मौके पर राष्ट्रपति ने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी और देश को संबोधित भी किया। तो वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत चिट्ठी लिखी। विपक्ष संविधान खतरे में है का राग अलापता नजर आया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के संविधान पर होने वाले किसी भी प्रहार के सामने वो सबसे आगे खड़े रहेंगे। सर, आज इस खास मौके पर इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ये किस तरह की हरकत करते दिखे? देखिए, एरोगेंस, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा संस्कार नहीं दिया गया। आप राजनीति में हैं तो कम से कम आपको कुछ मर्यादाओं का तो पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तो आप अपनी मनमानी करने के लिए वहां पे स्टेज पे नहीं थे। सारे लोग राष्ट्रगान के बाद हाथ जोड़ते हुए नजर आए। राहुल गांधी खड़े रहे। इनसे झुका ही नहीं जाता। ये प्रवृत्ति है राहुल गांधी की। दिन भर ट्रोल हो रहे हैं। संविधान की रक्षा करेंगे ये। संविधान का मजाक जितना राहुल गांधी आजकल उड़ा रहे हैं। संविधान की रक्षा करने का मतलब यह है कि संविधान के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन का भी एहतराम करना, उसको इज्जत करना, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रहार नहीं करना, जुडिशरी के बारे में खराब नहीं बोलना, इलेक्शन कमीशन को दुश्मन नहीं बनाना, सीएजी, पार्लियामेंट, ये तमाम चीजें जो है वो संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करके कोई शख्स कैसे संविधान की रक्षा करेगा, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं। वैसे राष्ट्रपति जी का आज भाषण बहुत तगड़ा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया, और याद दिलाना भी चाहिए, कि जहां अधिकार के लेकर के सारे लोग तो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, लेकिन इसी संविधान में एक कर्तव्य भी होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उस ड्यूटी के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं होता है। राहुल गांधी ये अधिकार का हनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी बातें करते हैं, लेकिन उस ड्यूटी को कभी पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं जो इस संविधान में ही बताया गया है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं,
संविधान दिवस पहले नहीं मनाया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरीके से उसे एक प्रारूप दिया है। संविधान जितना आप समझेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, संविधान बनाने की प्रक्रिया के बारे में अगर आप जानेंगे तो बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न जो है हिंदुस्तान के लोगों को और ख़ास करके पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया के जरिए जो लोगों को बरगलाने का काम करती है वो कम हो जाएगा। जी, अब बात दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए के बड़े एक्शन की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान फरीदाबाद के धौज के रहने वाले शोएब के रूप में हुई है। एनआईए के अनुसार जांच से पता चला है कि शोएब ने धमाके से पहले सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। शोएब पर आतंकी उमर को शरण देने और विस्फोट का सामान जुटाने में मदद करने का आरोप है। शोएब ने ही नूह में उमर को अपनी साली अफसाना के घर में किराए पर कमरा दिलवाया था। जांच में यह भी पता चला है कि शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय था। अब शोएब की गिरफ्तारी से जांच एजेंसी को उमर को मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाने में मदद भी मिलेगी। सर, ये तो बहुत बड़ी गिरफ्तारी है शोएब की, क्योंकि आतंकवादी उमर का बेहद करीबी पनाहगार मददगार बताया जा रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि और क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, बार बार हम लोग इस बात को बता के आ रहे हैं कि ये जो पूरा जो घटना है इसका बेसिक टारगेट समझ लीजिए कि ये जो डॉक्टर्स और इस तरह के प्रोफेशनल्स का जो मॉड्यूल तैयार था, देयर मेन टारगेट वाज टू कंडक्ट एटलीस्ट 200 ब्लास्ट अक्रॉस इंडिया। 200 धमाके करने थे, ये इनका प्लान था। प्लान मल्टी लेयर्ड है। जो पूरा का पूरा मॉड्यूल का जो ऑपरेशन का जो तरीका है मल्टी लेयर्ड है। बताया ये जा रहा है कि किस तरीके से कुछ लोग इसमें अलकायदा के मॉडस ऑपरेंडी को अपनाने वाले थे। जो उमर ने ये धमाका किया, ये आईएस मॉड्यूल के हिसाब से उन्होंने ये धमाका किया। प्लस ये जो टारगेट और पूरी प्लानिंग और उसका फिनेंस, ये साफ साफ लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान है, इसमें आईएसआई हैंडलर्स के नाम आ गए हैं। दूसरा कि कहां कहां रिक्रूट करने वाले लोग कौन हैं, कश्मीर से कैसे ये जिहाद ये दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से सहारनपुर पहुंचा, यूपी के अलग अलग शहरों में पहुंचा, कर्नाटक पहुंचा, केरल पहुंचा। तो आप देखिए लेयर वाइज। और उसके बाद ये जो लोग जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनको लोकल मदद कैसे मिल रही है, कैसे उनको वहां पे सारी चीजें मुहैया कराई जा रही है और सब कुछ छिपा करके कंसीलमेंट के जरिए किस तरीके से ये सारा ऑपरेट हो रहा था। तो ये मल्टी लेयर्ड जो इनका ऑपरेशन करने का जो तरीका है उसके लिए ये जरूरी है कि एक एक जो बिंदु है वो सही सही तरीके से एजेंसीज के पास सबूत के साथ वो मिले। और इसी संदर्भ में ये व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी कि किस तरह का ये टारगेट था, कैसे फाइनेंस हो रहा था, ये अलग तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ये जो 7वीं गिरफ्तारी है इससे कई सारे राज खुलेंगे। जी, तो ये गिरफ्तारी बड़ी है जिसमें आगे कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर जिसका मुद्दा बनाकर विपक्ष जबरदस्त राजनीति कर रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल से तमिलनाडु तक बवाल मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और बिहार में चल रहे एसआईआर को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों के एसआईआर मामलों में चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करना होगा। तो वहीं केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को, तो वहीं बाकी सभी मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत के मामले में भी 1 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल अनुचित भय और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज एक साथ सारी याचिकाओं पर सुनवाई हुई, क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान? देखिए, कुछ राज्यों को जैसे तमिलनाडु है, केरल है, पौंडीचेरी से शुरुआत हुआ था तो उसमें कहा गया कि डेट देने के लिए, लेकिन जो बाकी ओरिजिनल जो केस जो चला आ रहा था ये तो एड ऑन होता चला गया, उस पर बहस हुई, कल भी बहस होगी। आज बड़ा मजा आया। मजा इस सेंस में आया कि चीफ जस्टिस साहब ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि
बिहार में एसआईआर होगा, उससे बहुत लोगों के नाम कट जाएंगे। और आपने इस तरीके से चीज़ों को पेश किया, उससे हम लोग भी सहम गए। ये चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों ने ऐसा पिक्चर ड्रॉ किया, उससे हम भी सहम गए। बहुत एप्रीहेंशन था हम लोगों को, लेकिन वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं कि जो मरे हुए लोग उनका भी लिस्ट में नाम रहे? तो इधर उधर की बातें कि असम में ये हो रहा है तो बीएलओ की ये हो रही है, वो हो रहा है। इलेक्शन कमीशन आज बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आया। और सबसे मजेदार बात कि ये जो ममता बनर्जी के वकील, ये कांग्रेस पार्टी के सब, ये तमाम लोगों से बहस इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ कम और जजेस के साथ ज्यादा हो रहा था। जजेस बड़े नाराज हैं, कई बार डांट डपट करके इन लोगों को चुप कराया गया। जी, अब बात लालू परिवार को लगे बड़े झटके की। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पहले से भी अधिक मजबूत होकर सत्ता में आई है। नवनिर्वाचित मंत्रियों और विधायकों को सरकारी आवास दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया है। 20 साल से लालू परिवार जिस सरकारी आवास में रह रहा है, उसे अब छोड़ने का नोटिस दिया गया। हालांकि लालू परिवार को 39 हार्डिंग पार्क आवास आवंटित किया गया है, पर इस नोटिस से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। नोटिस पर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके लिखा कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। साथ ही तेज प्रताप को भी बंगले खाली करने का नोटिस भेजा गया है। सर, तेजस्वी यादव की एक गलती तो भारी पड़ गई, लेकिन क्या 10 सर्कुलर रोड खाली करेगा लालू परिवार? करना पड़ेगा ऑलरेडी। अब तो बीजेपी वाले ये भी बोल रहे हैं कि जरा ठीक से कायदे से करना, पिछले बार की तरह टोटी वोटी चुरा के लेके मत चले आना। भाई आपका घर थोड़ी है, सरकार जनता का घर है। आप ऐसे ट्वीट कर रहे हो, ऐसे हल्ला हंगामा कर रहे हो जैसे आपने बपौती करवा रखी है, केवाला करा रखा है, हैं? भाई काम खत्म, खेल खत्म, घर के लिए। और तेजस्वी यादव क्या ट्वीट कर रहे हैं? तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो दो भाई में से एक भाई, छोटा भाई मुख्यमंत्री बन गया तो बड़े भाई को घर से निकाल दिया। मैंने अभी अचानक से नीतीश कुमार बड़े भाई हो गए लालू, छोटे भाई हो गए लालू यादव के, है ना? अचानक से चचा याद आ रहे हैं। जब उनको बीमार, पागल, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, तब समझ में नहीं आ रही थी बातें। और इसमें कोई भी बदले की भावना या कुछ नहीं है। ये तेजस्वी यादव के दिए गए फैसले का ही ये परिणाम है। ये जब डिप्टी सीएम बने, तो डिप्टी सीएम बनने के बाद जो इन्होंने घर लिया, उसमें ये कह दिया कि ये डिप्टी सीएम का घर है, उसको ही अलॉट होगा। तो आपको याद होगा कि सामान वामान चोरी वोरी हो गई थी, तो जब ये हटे तो इनको हटाया गया, तो समय भी ये चले गए थे कोर्ट चले गए, तो सिंगल बेंच ने कहा कि नहीं नहीं खाली करो। फिर ये अपील में गए तो वहां पे डबल बेंच में, वहां फिर इनको निराशा हाथ लगी। लेकिन वहां एक चीज और ये हो गया कि हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे बड़े बड़े बंगले जो लोग रख करके दबाए हुए हैं, उसको भी खाली करना पड़ेगा। सब आपने ही किया है, आप ही गए कोर्ट, और आपके ही जाने की वजह से हाईकोर्ट ने कहा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री क्या होता है, निकाल बाहर करो सबको। तो अब उसी के ऊपर काम हो रहा है। तो ये जो मैं आपको बताऊं, छोटी सी बात है, लेकिन आप समझिए, ये जो हमारे नेता सब जो है ना, 80% ऑफ देम, 80% इनकी मानसिक जो स्तर है, ये घर, ये गाड़ी, ये मंत्रालय, ये कुर्सी, इससे ऊपर ये लोग जा ही नहीं सकते हैं। उससे ऊपर ये लोग, मैं तो जानता हूं, ये शरद यादव मर गए, पार्टी तुड़वा दी। क्यों? राज्यसभा में जाना है, क्योंकि तुगलक रोड के ऊपर जो उनका घर जो है वो न चला जाए। एक अपने घर के लिए ये पार्टी तोड़वा देते हैं, सरकार गिरवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। ये इस तरह के तुच्छ जंतु
हिंदुस्तान की राजनीति में प्रबल है। सिर्फ एक की बात नहीं है, यह हर पार्टी में, हर राज्य में, केंद्र हो या स्टेट, हर जगह इस तरह के जो छुटभइये बुद्धि से पैदल लिलीपुटियन जो है, इस तरह के नेता आपको मिलेंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव और गहरा गया है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी पार्टी ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अवामी लीग ने घोषणा की है कि 30 नवंबर तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, रैलियां, प्रतिरोध मार्च और घेराव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी ने कहा है कि यह फैसला गैर कानूनी, मनगढ़ंत और राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस को गैर कानूनी, कब्जाधारी और फांसीवादी शासक करार देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। क्या सर एक बार फिर से ढाका की सड़कों पर कोहराम मचेगा? बिल्कुल कोहराम मचेगा। सब बहुत बड़ी पार्टी है अवामी लीग, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। आप 1 लाख आदमी को आपने इकट्ठा किया, सत्ता परिवर्तन कर दिया आपने, तो अवामी लीग के लिए डू एंड डाई का सिचुएशन है। ये होना ही था, आज हो या कल हो, ये होना ही था। कारण ये है, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है जिसे आपने बैन कर दिया है। आपने बैन कर दिया और चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ऑलरेडी वेल फंक्शनल एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने बैन कर दिया, ये नाम बदल करके रजिस्टर करा करके फिर चुनाव लड़ेंगे, या निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे सब लोग, क्योंकि इनके पास स्ट्रक्चर है, इनके पास सारी चीजें हैं। और ऐसे में आपने मृत्यु दंड देकर आपने तो इनको मौका दे दिया कि फिर से इग्नाइट हो जाओ। और इसलिए जब से मृत्यु दंड दिया गया है, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर बयान के हिसाब से शेख हसीना दिल्ली से बैठे बैठे रोज कुछ न कुछ कर रही है और वहां बवाल मच रहा है। तो ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या यूनुस की ये है कि आर्मी इनके साथ नहीं है। जैसे शेख हसीना को आर्मी ने बिट्रे कर दिया, यूनुस को अगर ये बिट्रे कर देती है और उसी तरह का एक एग्रेसिव प्रोटेस्ट अवामी लीग करती है, जो कर सकती है, वो उसके पास पूरा पावर है, वो फिर से तख्ता पलट की कहानी ढाका की सड़कों से सुनाई दी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।